हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ताराचंद सर आप लोगों के सामने। रिया, इशिता, तनीषा, शिवम, आप लोग कैसे हो? तो आप लोगों ने मेरे पिछले 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे, जिन 3 लेक्चर्स में मेरे ख्याल से आप लोगों ने व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, व्हाट इज कैपिटल एंड देन व्हाट इज लायबिलिटी, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, उन्हीं 3 लेक्चर्स में जो हुआ था उसे और थोड़ा डीप में जाके हम आज उन सारे मैटर्स को क्लियर करेंगे। और जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, जिन्होंने मुझे डाउट्स पूछे थे, उन लोगों के डाउट्स भी आज हम क्लियर करेंगे। और जितना पोर्शन हुआ था मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी, वो सारा का सारा पोर्शन हम वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो आज व्हाट इज अकाउंटेंसी थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। किसी ने भी दुनिया में किसी ने भी आपको अगर ये पूछा कि इशिता व्हाट इज अकाउंटेंसी, आपके घर में ही पूछा, सारे बिजनेस वाले लोग हैं, तो रिया अगर किसी ने भी पूछा व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो मेरा आंसर होना चाहिए अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट्स ऑल। उसके अलावा अकाउंटिंग का कोई भी मतलब नहीं होता। व्हाट इज अकाउंटिंग? सिंपल भाषा में इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल जो रिकॉर्डिंग होती है वो सिस्टमैटिक चलाई जाती है, गाउटी फॉर्मेट में, जैसे मम्मी चलाती थी ना पुराने जमाने में, वैसे नहीं चलाई जाती। तो इसलिए बोलते समय कुछ लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। ठीक है? तो व्हाट इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। लेकिन भाई रिकॉर्डिंग किस बात की? तो रिकॉर्डिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस के ट्रांजैक्शंस? तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन का मतलब है वो ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स इंक्लूड है। फाइनेंशियल बोले तो पैसा इंक्लूड है, समझ गया होगा। मारवाड़ी लोगों को तो जल्दी से समझ में आता। हाँ, तो कहने का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि गंदेस कॉमर्स क्लासेस इज वन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बात अलग है कि गंदेस कॉमर्स क्लासेस कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, गंदेस कॉमर्स क्लासेस आप लोगों को सर्विसेज सेल करता है। ये जो हम बड़बड़ कर रहे हैं, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस। इन सर्विसेज को हम आपको सेल करेंगे, इशिता आपसे पैसे लेंगे। This is called as financial transaction। जैसे गंदेस कॉमर्स क्लासेस ने इस प्रीमाइसेस का रेंट देना, गंदेस कॉमर्स क्लासेस ने सारे लोगों को, एम्प्लॉइज को सैलरी पे करना। देखो सैलरी के नाम से स्माइल आ गया, तो ऐसे कई सारे लोगों को स्माइल आता है हमारे यहाँ। तो सैलरी पे करना, जैसे कि गंदेस कॉमर्स क्लासेस ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, देन ये डेस्क बेंच खरीद के लाना, ये कैमरा खरीद के लाना, देन एसी खरीद के लाना, देन फैन खरीद के लाना, ट्यूबलाइट खरीद के लाना, इसके लिए पैसा लगेगा ना, यानी कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। सो दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सर मैंने घर में पानीपुरी का पैकेट खरीद के लाया, ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो गया, उसमें भी फाइनेंस इन्वॉल्व है, लेकिन बिजनेस वाला कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने ये स्पेक्ट खरीद के लाया, तो ये भी कोई बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें पर्सनल इज अ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। घर में रिकॉर्ड करूंगा भाई इन खर्चों को, यहां काय के लिए रिकॉर्ड करूं गंदेस कॉमर्स क्लासेस में? क्या ये चश्मा गंदेस कॉमर्स क्लासेस ने अपने लिए मंगवाया क्या? नहीं। तो कहने का मतलब उन्हीं ट्रांजैक्शंस को गंदेस कॉमर्स क्लासेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, हिसाब में लिखा जाएगा, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं और जो ट्रांजैक्शन गंदेस कॉमर्स क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो what is accounting is a process of recording of business transactions। then हमने लिखा है recording comma classifying। what is classifying sir? तो classification का मतलब है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करो। जैसे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हम लोग क्या करते कि जब गंदेस कॉमर्स क्लासेस में एडमिशन होती, तो एडमिशन, जैसे शिवम ने एडमिशन करते समय मुझे कैश दी, तो कैश कॉलम में लिखते उस ट्रांजैक्शन को। अगर मुझे इशिता ने चेक पे किया, तो चेक यानी बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा यार, क्योंकि दिए हुए चेक का पैसा मेरे गले में थोड़ी ना आने वाला है, वो चेक का पैसा तो मेरे बैंक के खाते में जमा होने वाला है।
अगर मैं कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन एक ही पेज पे लिख दूं, एक ही ब्लॉक में लिख दूं, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि आज की तारीख है 1 अगस्त, तो आज के तारीख में जितनी कैश और चेक आए उसकी मैं टोटल मारूंगा, टिक 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 टिक, 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 6,000, 7,000, टोटल होगी 60,000। तो 60,000 रुपीस अगर मैं गल्ले में ढूंढने की कोशिश करूं तो 60,000 रुपए की कैश मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ चेक थे ना। तो इसलिए लिखते समय क्लासिफाई करके रिकॉर्डिंग करो तो रिकॉर्डिंग सिंप्लीफाई होगी। हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, हमारी रिकॉर्डिंग सिंप्लीफाई होनी चाहिए। इस तरीके से लिखो कि साला कल जाके मैं पढ़ूं तो मुझे समझ में आए, भले ही लोगों को ना समझ में आए। ठीक है, तो कहने का मतलब व्हाट इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट्स ऑल। एंड रिकॉर्डिंग किस बात का? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, चलो उसके बाद हमने अकाउंटेंसी का मीनिंग देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मींस सम मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। जैसे गंदेस कॉमर्स क्लासेस में शुरू में मैंने और गंदे सर ने कुछ कैपिटल लगाया था, लेकिन अभी इस कोरोना पीरियड में मैंने कम से कम गंदेस कॉमर्स क्लासेस में फिर से एडिशनल कैपिटल डाला, 4 से 5 लाख रुपए का कैपिटल और डाला। एक 1.5 लाख के कैमरे लेने पड़े, 3 लाख का स्टूडियो बनाना पड़ा। तो इन सारे ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे, इन सारे खर्चों का बेनिफिट मुझे तो लॉन्ग टर्म मिलेगा ना इशिता। तो इन सारे खर्चों का बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो ये खर्चे, जिस खर्चे को करने के लिए पैसा चाहिए था, तो ताराचंद सर ने अपने जेब से और पैसा डाला, कम से कम मैंने 5 लाख रुपए फिर से डाले। सो दिस इज कॉल्ड एज माय एडिशनल कैपिटल। कैपिटल बोलो या एडिशनल कैपिटल बोलो यार, क्यों डाला गया? टू स्टार्ट एंड टू रन द बिजनेस। स्टार्ट तो पहले ही हो गया था गंदेस कॉमर्स क्लासेस, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अच्छे से रन करने के लिए मैंने 5 लाख का कैपिटल और डाला। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल, बिकॉज कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। समझ गया? और मैंने लास्ट लेक्चर में यह भी समझाया था कि ड्यू टू प्रॉफिट कैपिटल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड ड्यू टू लॉस इट इज डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? तो लायबिलिटी का मतलब होता है पीयूष, लायबिलिटी मींस एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लायबल टू पे। क्या बोला मैंने? लायबिलिटी मींस एन अमाउंट which the business is liable to pay. For example, सर, जैसे कि मान के चलिए हमने कोई बिजनेस शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल शिवम ने कोई बिजनेस शुरू किया। ये रहा शिवम, ये रहा शिवम, ये रहा शिवम शिवम शिवम। हाँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ये रहा शिवम, और शिवम ने कोई बिजनेस शुरू किया। ये रहा शिवम, शिवम बाल निकालने पड़ेंगे ना। हाँ, शिवम ने कोई बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू करते समय शिवम ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे डाले। ये बिजनेस शुरू किया, ये रहा बिजनेस, ये रहा बिजनेस, ये रहा शिवम। और शिवम ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो शिवम ने जो 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, वो 1 लाख रुपए क्या था सर? तो वो कुछ और नहीं था, इज अ कैपिटल, बिकॉज कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। सही है? हाँ। अच्छा, अब बिजनेस में ओनर, शिवम नाम के ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला। अच्छा, सादी भाषा में ये बोलूं क्या कि शिवम ने 1 लाख रुपए बिजनेस को दिए। अच्छा, मैं ये भी कह सकता कि बिजनेस ने 1 लाख रुपए शिवम से लिए। अच्छा, बिजनेस ने लिए बोले तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस हूं, और मैं कहूंगा, मैं अगर बिजनेस हूं तो मैं कहूंगा, डायलॉग मारूंगा कि मैंने शिवम से 1 लाख रुपए लिए। अब शिवम तुमसे 1 लाख रुपए मैंने लिए,
तो लिया हुआ पैसा कल जाके तुमको लौटाना भी पड़ेगा। जब मैं बंद हो जाऊंगा, मैं बोले तो ताराचंद सर बंद नहीं होंगे, मैं बोले तो बिजनेस बंद होगा, वाइंड अप होगा, कभी तो होगा। जब लॉस में जाएगा तब बंद होगा, या जिस दिन मैं खत्म, मेरे वारिस कोई नहीं है चलाने वाला, तब खत्म, कुछ तो होगा। तो जब भी बिजनेस बंद होगा तो तुझे तेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। आज मैंने बोले तो मैं बिजनेस, मैंने शिवम तुमसे 1 लाख रुपए लिए हुए पैसे कल जाके तेरे को पेबल है, तो जो पैसा कल जाके बिजनेस ने पेबल है, दैट इज कॉल्ड एज आज की तारीख में बिजनेस की लायबिलिटी। उसे आज के तारीख में बिजनेस की क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी। बिकॉज लायबिलिटी का मतलब होता है मींस एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लायबल टू पे। जो पैसा बिजनेस ने इज लायबिलिटी मींस एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लायबल टू पे व्हिच इज पेएबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। अब आप में से कुछ बच्चों को लास्ट लेक्चर में डाउट था कि सर एक बात समझ में नहीं आई कि ओनर और बिजनेस एक ही है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, यानी कुछ बच्चों को डाउट्स थे कि एक बात समझ में नहीं आई कि बिजनेस में 1 लाख रुपए डाल के शिवम ने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस क्यों बोल रहा कि शिवम कल जाके तेरा पैसा तेरे को पेएबल है। अरे कल जाके तेरा पैसा तेरे को पेएबल है, तो बिजनेस और शिवम एक ही तो है सर। तो मैं पहले तो ये फैक्ट बता दूं कि बिजनेस और शिवम एक नहीं है। Both are separate from each other. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अकाउंटेंसी में एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है इज सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटेंसी का 10 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है। 10-11 कुछ होंगे कॉन्सेप्ट्स मिला के, कन्वेंशंस मिला के। तो कहने का मतलब ये जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? अरे यार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय, जैसे आप लोगों ने 10th तक के साइंस पढ़ा, तो साइंस में भी जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जो साइंस होता था, वो कुछ प्रिंसिपल, कुछ असम्पशंस के आधार पे बेस्ड होता था। याद आया कुछ? हाँ, तो कुछ असम्पशंस होते थे, कुछ प्रिंसिपल्स होते थे जिसके आधार पे वो साइंस चलाया जाता था। तो वैसे ही अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी बोले तो रिकॉर्डिंग कुछ असम्पशंस के आधार पे चलाई जाएगी। यानी जब भी हम हिसाब को रिकॉर्ड करेंगे ना, लिखेंगे, हिसाब लिखेंगे, तो मेरे माइंड में उस हिसाब को लिखते समय, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय एक बात रहनी चाहिए कि द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और ओनर एक नहीं है, ऐसा इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कहना है। दैट इज कॉल्ड एज सेपरेट एंटिटी। सेपरेट बोले तो अलग, एंटिटी बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट बोले तो प्रिंसिपल। तो जिसका कहना है कि बिजनेस अलग एंटिटी है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है, द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट सेम, जिसकी वजह से आज अगर ओनर से मैंने उधारी पे पैसे लिए, क्रेडिट पे लिए, तो एक एंगल से देखा जाए तो मेरे लिए शिवम इज वन ऑफ द क्रेडिट पे देने वाला क्रेडिटर, जिसका पैसा कल जाके पेएबल है। पेएबल है तो आज मेरे मत्थे पे 1 लाख की लायबिलिटी है। मेरे मत्थे पे बोले तो ताराचंद सर के नहीं, बिजनेस के। समझ गया? तो कल जाके तेरा पैसा मुझे लौटाना पड़ेगा, मुझे तेरा पैसा पेएबल है तो मेरी आज की तारीख में ये लायबिलिटी है। क्लियर है सबको? चलो उसके बाद अब शिवम बिजनेस शुरू किया तुमने, तो सिर्फ इस 1 लाख से बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस को चलाने के लिए और पैसा चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, बैंक से 50,000 रुपयों का लोन लिया। हमने बोले तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए लोन लिया। यानी क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा हल्लू पैसा देते रहेंगे, लेकिन पूरा कब देंगे, 10 साल बाद देंगे। तो 10 साल के लिए हमने 50,000 का लोन लिया। हमने बोले तो मैंने, बिजनेस ने लोन लिया। अच्छा, लिया हुआ पैसा कल जाके लौटाना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, लेकिन पेड किया कि आज के तारीख में पेएबल है, पेएबल है, तो पेएबल है तो आज के तारीख में ये बैंक लोन भी मेरी लायबिलिटी है।
बात समझ में आई? बिकॉज लाइबिलिटी का मतलब होता है इज एन अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस। जो पैसा लोगों का कल्चा के बिजनेस ने लौटाना है उसे बोला जाएगा लाइबिलिटी। सेम उसी ट्रैक पे अगर बिजनेस शुरू किया शिवम ने, तो शिवम वहां टाइम पास पबजी थोड़ी ना खेलने वाला है, पबजी खेलने के लिए थोड़ी ना दुकान पे बैठा है। तो अब शिवम ने दुकानदारी शुरू की तो क्या करेगा, किसी सप्लायर से गुड्स खरीदेगा और फिर जाके बेचेगा। उसका बिजनेस ही है यार, गुड्स को खरीद, उसने सपोज मान के चलिए एसी का शोरूम खोल के बैठा है, तो एसी खरीदने पड़ेंगे, प्रॉफिट लगा के बेचने पड़ेंगे, सही है ना। अच्छा, उसने मोबाइल का शॉप लगा के बैठा, मोबाइल खरीदेगा, प्रॉफिट लगा के बेचेगा, तो जिनसे खरीदेगा दे आर कॉल्ड एज सप्लायर। तो ये रहा सप्लायर। सप्लायर का नाम है दीप। दीप नाम का ये रहा सप्लायर, है ना, दीप नाम का ये रहा सप्लायर, फ्रॉक नहीं पैंट वाला सप्लायर, ठीक है। तो ये सप्लायर जो है, इस सप्लायर से हमने दीप नाम के सप्लायर से गुड्स को परचेज किया। हमने बोले तो मैं बिजनेस, मैंने परचेज किया। मैंने बोला ना द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट सेम। ये बात अलग है कि बिजनेस नॉन लिविंग थिंग है, जिसकी वजह से बिजनेस के बिहाफ में सारे एक्ट इंसान ही करेगा। एक तो एम्प्लॉय करेगा या उसका ओनर करेगा, लेकिन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किसके नाम से होंगे, बिजनेस के नाम से होंगे। आज के तारीख में आपने मेरे यहां एडमिशन की तो हमने ये नहीं बोला कि आप में और मेरे में, ताराचंद सर में और तुम में डील हुई। हमने बोला कि गंदेश कॉमर्स क्लासेस और कौशिक में डील हुई, रिया में डील हुई, है ना। तो गंदेश कॉमर्स क्लासेस इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे यहां जितना भी हिसाब लिखा जाता इन दी बुक्स ऑफ गंदेश कॉमर्स क्लासेस लिखा जाता। जब हम पीसी में हिसाब खोलते ना, तो पीसी में फोल्डर खुलते बराबर गंदेश कॉमर्स क्लासेस लिख के आता, ताराचंद सर लिख के नहीं आता, ना ही प्राची मैम या पायल मैम या हर्षल सर लिख के आता। आपने भी जब पैसे दिए होंगे तो जिस कलेक्शन शीट में, कैश बुक में हमने पैसे लिखे होंगे, तो पैसे लिखते समय जो पेज था ना, उस पेज के मध्य पे लिखा था गंदेश कॉमर्स क्लासेस। बिकॉज रिकॉर्डिंग किसके कॉपी में चलाई जा रही, किसके बुक में चलाई जा रही, गंदेश कॉमर्स क्लासेस। भले ही ताराचंद सर उसके डायरेक्टर हो, ओनर हो, लेकिन रिकॉर्डिंग किसकी बुक में चलेगी, इन द बुक्स ऑफ गंदेश कॉमर्स क्लासेस। बिकॉज द ताराचंद सर एंड द गंदेश कॉमर्स क्लासेस आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब दीप नाम का कोई सप्लायर है, इस सप्लायर से हमने गुड्स परचेज किए। अच्छा, क्रेडिट पे परचेज किए। सर कितने की गुड्स परचेज किए? मान के चलिए 30,000 रुपयों के गुड्स परचेज किए, क्रेडिट पे खरीदे। तो क्रेडिट पे गुड्स देने वाला, गुड्स बोले तो प्रोडक्ट्स खरीदे, जिसका धंधा पानी अपन चला रहे, बिजनेस चला रहे। हाँ, तो क्रेडिट पे देने वाला इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, है ना। क्रेडिट पे गुड्स खरीदे तो क्रेडिट पे देने वाला इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। तो कहने का मतलब क्रेडिटर से मैंने उधारी पे गुड्स खरीदे, पैसा पेड नहीं किया, 30,000 पेड नहीं किया, अभी भी पेबल है, पेबल है, तो आज की तारीख में ये भी मेरी लायबिलिटी है। तो जो पैसा लोगों का बिजनेस ने लौटाना है, दे आर कॉल्ड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिकॉज द मनी is payable by the business। तो ये सारी की सारी, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कैपिटल इज माय लायबिलिटी, बैंक लोन इज माय लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आर माय लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मेरे यहाँ सारे एम्प्लॉइज ने, सारे फैकल्टीज ने जुलाई महीने में काम किया, बोले तो मुझे सर्विस दी, गंदेश कॉमर्स क्लासेस को सर्विस दी, तो मेरा भी ऑब्लिगेशन है कि मैं उनको पेमेंट करूं, सैलरी पे करूं। लेकिन अब तक के मैंने उनको 1 रुपया भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सर्विस ले ली है, तो मैं कहूंगा सैलरी पेबल है। पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है, मेरी बोले तो गंदेश कॉमर्स क्लासेस की लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है। समझा? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी कल जाके पेबल है, यहाँ का रेंट अभी तक के मैंने थावरानी साहब को दिया हुआ नहीं है, तो थावरानी साहब को, यहाँ मेरे लैंडलॉर्ड है जिनको अभी भी रेंट पे करना बाकी है, सर्विस तो ले ली ना, मैं रह लिया ना यहाँ पे, मैंने तो सर्विस ले ली, लेकिन अब तक के रेंट दिया हुआ नहीं है, तो अब अभी भी रेंट देना बाकी है, तो मैं कहूंगा रेंट पेबल है। पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है। समझ गया?
तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। हाँ, जैसे अभी गंदेश कॉमर्स क्लासेस की एड, आप में से कुछ लोगों ने यूसीएन जिनके घर पे है, यूसीएन न्यूज पे देखी होंगी। मस्त कि एक बच्चा आता है, यस मैं पास हो गया, ऐसा बोलता है। वो गंदेश कॉमर्स क्लासेस का ही बच्चा है जो पास हो गया था। हाँ, तो उस बच्चे को हमने डायरेक्शन किया और उसको शूट किया। वो कहता है यस मैं पास हो गया। तो देखिए ऐसी एड आ रही होंगी यूसीएन के न्यूज वाले चैनल पे, आप देखिए कभी, खास करके 8 से 10 के रेंज में वो एड चलते रहती है। तो कहने का मतलब उस एड को मैंने यूसीएन पे चलाया, आज भी रात को चलेगी, कल भी रात को चलेगी, परसों भी रात को चलेगी, लेकिन मैंने अब तक के उसका पैसा दिया हुआ नहीं है। तो सर्विस लेना चालू है, ले भी ली है, 2 दिन से मस्त ऐड चल रही है, मुझे भी देखते समय मस्त लगता है, वो मस्त ऐड चल रही है। ताराचंद सर भी दिखते उसमें, कित्ती मैडम भी दिखती मस्त बेकी उसमें। तो कहने का मतलब ऐड हम मस्त बेकी चालू है, पैसे अभी भी पेड, सर्विस हमने ले ली, पैसे पेड किए हुए नहीं है। बोले तो पैसे पेबल है। अच्छा पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है। बात समझ में आई? चलो उसके बाद तो कहने का मतलब जो भी पैसा बिजनेस ने लोगों का पेबल है, चाहे फिर वो खुद ओनर क्यों ना हो, उसका भी पैसा कल जाके पेबल है, तो पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटी के भी कुछ टाइप्स है, जिनमें से पहला है इज अ करंट लायबिलिटी। एकदम सिंपल शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल विद इन 1 ईयर। जैसे कि क्रेडिटर्स से उधारी पे गुड्स परचेस किए, क्या 10-12 साल का उधार मिला क्या? अरे यार 1 या 2 या 3 महीने का क्रेडिट मिलता है सप्लायर से। गुड्स परचेस किए मैंने तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। कहने का मतलब 1 साल के अंदर पैसा लौटाना पड़ेगा। उन लायबिलिटीज को बोला जाता है आर कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज, बिकॉज़ करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल बाय द बिजनेस विद इन 1 ईयर। जिनका पैसा 1 साल के अंदर लौटाना है, जैसे कि क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी, मेरे एम्प्लॉइज का पैसा सैलरी, फैकल्टीज की सैलरी, क्या हम 10-12 साल बाद देंगे क्या? नहीं देंगे यार। वो एक महीना रुक सकते थे, 2 महीना रुकेंगे। उनमें से कुछ फैकल्टीज तो मारवाड़ी फैकल्टीज है, वो मेरे को छोड़ेंगी ही नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3, बोलने का मतलब 1 साल के अंदर मुझे सैलरी देनी ही पड़ेगी। So payable within 1 year, so is my current liability. Outstanding rent, थावानी साहब को भी रेंट एक महीना रुकेंगे, 2 महीना रुकेंगे, उसके बाद नहीं रुक सकते यार। So payable within 1 year is current liability. Outstanding advertisement, यूसीएन वाले मस्त ऐड चला रहे हमारी, लेकिन क्या पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा यार। The money is payable within 1 year. नहीं पे किया ना, रोक देंगे 2 दिन बाद। तो कहने का मतलब the money is payable within 1 year, so is my current liability। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैसे 1 ईयर के अंदर पेबल है, that's why is my current liability। ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी करंट लायबिलिटी है, और ऐसा पैसा which are payable after 1 year, that is called as my non current, बोले तो long term liability। long term यानी पीरियड, लंबे अंतराल के बाद पैसा देना है, वो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म के बाद समाप्त होंगी। दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कि ओनर का कैपिटल, मैं बोले तो मैं कौन बिजनेस, मैं कब लौटाऊंगा? 10 साल बाद, या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, जब बंद होगा उस दिन लौटाऊंगा। सो इज माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा, बैंक से 10 साल के लिए लोन लिया, इज माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी लौटाऊंगा, इंस्टॉलमेंट दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन लोन पूरा खत्म तो 10 साल के बाद होगा ना। So is payable after 1 year, so is my long term liability, जो समाप्त 10 साल के बाद होने वाली है। एक बच्चे का लास्ट लेक्चर में डाउट था कि सर इंस्टॉलमेंट तो हर महीने जाते रहती, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे हुई? भले इंस्टॉलमेंट हर महीने में जाए, लेकिन हल्लू पैसे जाएंगे ना, एकदम से थोड़ी ना जाने वाले हैं। तो एकदम से पैसा कब, लोन कब समाप्त होगा? 10 साल बाद लायबिलिटी से मैं फ्री हो जाऊंगा, तब तक के तो ये मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, मेरे पत्ते पे लगी हुई। ठीक है, चलो उसके बाद तो फर्स्ट टाइप इज करंट लायबिलिटी, सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड इज नॉन करंट बोले तो लॉन्ग टर्म, करंट बोले तो शॉर्ट टर्म, पेबल विद इन शॉर्ट पीरियड बोले तो 1 ईयर।
ठीक है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट शब्द का मतलब होता है अनसर्टेन लायबिलिटी। अच्छा, अनसर्टेन लायबिलिटी, अनसर्टेन यानी मैंने देनी पड़ भी सकती, देनी नहीं भी पड़ सकती। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में समझाया था मेरे ख्याल से कि अनसर्टेन या कॉन्टिंजेंट विच इज डिपेंडेंट, कॉन्टिंजेंट यानी डिपेंडेंट लायबिलिटी, डिपेंड करता है किसी मैटर पे, कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है, सामने वाले के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई फैक्ट्री है और मेरे फैक्ट्री में मान के चलिए काम करते समय किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, जैसे कि अब सारे के सारे स्टूडेंट्स नहीं, मेरे वो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर वर्कर्स, आप में से भगवान ना करे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा नहीं लेबर का एक्सीडेंट हो गया, वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, मेरे यहां आरा मशीन में लकड़ा डालने की बजाय हाथ ही डाल बैठा, हाथ डैमेज हो गया, कट गया। अब एम्प्लॉय का कहना है, वर्कर का कहना है, सर आपके यहां काम करते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई या लॉस हो गई, सो आई वांट कॉम्पेंसेशन। क्योंकि भारत में एक कायदा बना हुआ है कि यार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट अगर किसी एम्प्लॉय वर्कर का एक्सीडेंट होता है, देन ही हैज अ राइट टू गेट वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। द वर्कर हैज अ राइट टू गेट वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। सही है, तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास भी डिफेंस में बोलने के लिए मैटर्स है ना। मैं बोलूंगा कि भाई तू मेरे यहां जब काम करने आया था ना, तो तू ड्रंक करके आया था, लगा के आया था, जिसकी वजह से हाथ को ही लकड़ा समझ के आरा मशीन में डाल दिया। सो आई एम नॉट लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन। अच्छा, आप में से कुछ लेबर सुनते ही नहीं, मैं हमेशा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देता, लेकिन आप में से कुछ लेबर करंट है कि नहीं उंगली डाल के देखते, टेस्टर से चेक नहीं करते, एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करूं? तो उन केसेस में मैं अपने बचाव में बोल सकता। तो मैंने भी बोला, फॉर एग्जांपल आप में से किसी वर्कर, मान के चलिए दीप नाम के वर्कर का एक्सीडेंट हो गया। अब दीप का कहना है कि सर एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ 10 लाख का था, 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मेरे को चाहिए। तो क्या 10 लाख रुपए मांग रहा तो दे दूं क्या? मैं भी बचाव में कुछ बोलूंगा ना। तो मैंने बोला नहीं यार, तू कल्टी लगा के आया था, मैं नहीं दूंगा पैसे। तो बोले ऐसे कैसे नहीं दूंगे, मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है जा। अब दीप मेरे खिलाफ कॉम्पेंसेशन मांगने के लिए कोर्ट में गया हुआ है। अब आप ही सोचिए, कोर्ट में, आपने सुना है कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं ऑलरेडी। सुना है क्या आप लोगों ने? जजमेंट आज अगर मेरे खिलाफ दीप ने केस फाइल कर दी, तो क्या इशिता जजमेंट आज शाम तक क्या आ जाएगा? कल आएगा, 1 महीने में आएगा, 1 साल में? ऐसा कुछ भी नहीं है। जजमेंट कभी भी आ सकता है। जब उस केस का नंबर कोर्ट में आएगा सुनवाई के लिए, 1 साल बाद भी आ सकता, 2 साल बाद भी आ सकता, 3 साल बाद भी आ सकता, यह भी हो सकता कि 20 साल बाद आए। हमारे भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, आपने सुना होगा कि बीच में एक पेपर में एक सर्वे आया था, एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले। उस रिपोर्ट में पता है इशिता क्या बोला गया था? रिया, उस रिपोर्ट में न्यूज़पेपर में लिखा गया था, एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन करके है जिसने पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया कि आप में से कौन से कंट्री का लीगल सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम सबसे फास्ट है। इसके ऊपर एक सर्वे हुआ। हमारे भारत की परिस्थिति पता है कैसी थी? हमारे भारत में जो सर्वे का रिपोर्ट उन लोगों ने दिया, उन्होंने ये लिखा पहले पैराग्राफ में कि आज के तारीख में हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 32,000 केसेस आर पेंडिंग। ये तो कुछ साल पहले की रिपोर्ट थी, आज तो बहुत ज्यादा होंगे। सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं रिया भारत में? 4-5 होते हैं क्या? नहीं, एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है। एक ही सुप्रीम कोर्ट है और उस सुप्रीम कोर्ट में 32,000 केसेस पेंडिंग है। अच्छा, उसको वो छोड़ो, आगे लिखा था कि इन केस ऑफ हाई कोर्ट 3,50,000 केसेस आर पेंडिंग, जिसके ऊपर अब तक के जजमेंट आया हुआ नहीं है। हाई कोर्ट कितने हैं?
कौशिक कितने हाई कोर्ट? सारा कितने हाई कोर्ट हमारे यहाँ नागपुर में है क्या? नागपुर में है क्या? मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। कुछ बच्चों को लग रहा होगा यस सर है, नागपुर में भी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा वर्धा में भी है, अमरावती में भी है, खापरखेड़ा में भी है। तो इतने सारे हाई कोर्ट नहीं है बाबा। कुछ लोग बोलेंगे मेरे घर वालों के घर के आगे भी है, घर के पिछवाड़े में भी है। इतने सारे हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट हर एक स्टेट में एक ही होता है। महाराष्ट्र स्टेट में भी एक ही है जिसका नाम है इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से इतने काम नहीं होते, इसलिए उसके 3 बेंचेस एडिशनल है। महाराष्ट्र में 3 बेंचेस। सर कहां है? नागपुर में है क्या? तो नागपुर में भी है। आप में से कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता कि नागपुर में है क्या। पढ़ा होगा ना रे? तो नागपुर में भी है। नागपुर में कहा है? नागपुर में आपने WSC रोड सुना? WSC गोकुलपेट सुना है? शंकरनगर स्क्वायर वाला रोड, गोकुलपेट वाला जो है, जहां गोकुल वृंदावन इडली सांबार खाने के लिए अपन लोग जाते, देखा होगा आप लोगों, बहुत सारे लोग गए होंगे घूमते घूमते इडली सांबार डोसा खाने के लिए गोकुल वृंदावन। या क्या है यार, और एक कोई तो भी साउथ इंडियन वहां पे है, अच्छा है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे कई सारे बच्चे गए होंगे। तो वो जो सीमेंट रोड है ना, शंकरनगर से आगे जाता है गोकुल वृंदावन की तरफ से, तो उस रोड को बोला जाता है WSC रोड। और WSC रोड का लॉन्ग फॉर्म पता है क्या है रिया? उसका लॉन्ग फॉर्म है वेस्टर्न हाई कोर्ट रोड। अब उसका नाम वेस्टर्न हाई कोर्ट रोड क्यों पड़ा रिया? इसलिए थोड़ी ना रखा गया कि हाई कोर्ट का जज उधर मॉर्निंग वॉक को गया था, इसलिए नहीं रखा गया। उस रोड पे सच में हाई कोर्ट सिचुएटेड है, इसलिए उसका नाम WSC रोड रखा गया। तो ऐसे हाई कोर्ट जितने भी है, नागपुर में एक है, मैंने बोला बॉम्बे हाई कोर्ट एक स्टेट में एक है, उसके 3 बेंचेस हैं, जैसे कि नागपुर, दूसरा कौन सा बड़बड़ मत करना, पुणे, अमरावती, खापरखेड़ा, हाँ, दूसरा है औरंगाबाद, और तीसरा है इज पांजी, गोवा में। बिल्कुल, क्योंकि गोवा कभी तो भी बॉम्बे का पार्ट था, महाराष्ट्र का पार्ट था, बाद में वो डिवाइड हुआ। तो 3 बेंचेस है, एक है पांजी, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा इस नागपुर। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट एक ही है, उसके ये 3 बेंचेस, बोले तो ब्रांच है, बोला तो भी चलेगा। इतने सारे केसेस है ना पेंडिंग, तो वो हैंडल नहीं होते, इसलिए 3 बेंचेस है। चलो, अच्छा, ये आंकड़ा भी बड़ा था। उसके बाद जितने भी सब ऑर्डिनेट कोड्स है, छोटे मोटे कोड, जैसे कि कंज्यूमर कोड, कंपनी लॉ अफेयर्स का, कंपनी के मैटर्स वाला डिफरेंट कोड, फैमिली कोड, ये इतने सारे तामझाम वाले जितने भी कोड्स है, आंकड़ा सुन के चक्कर मत लाना। इन सारे छोटे मोटे केसेस में 2.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है ना, खतरनाक। तो इतने सारे केसेस हमारे भारत में पेंडिंग है, अभी तो 3 करोड़ के ऊपर होंगे, 3-4 करोड़। और दूसरे पैराग्राफ में पता है इशिता क्या लिखा था? दूसरे पैराग्राफ में लिखा था कि अगर जिस स्पीड से एट द करंट रेट ऑफ रिजोल्यूशन, जिस स्पीड से अभी हम जा रहे हैं, उस स्पीड से अगर हम चले तो इट इज अ वर्क ऑफ नेक्स्ट 350 ईयर, 350 साल लगेंगे इन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो बात समझ में आई? तो इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो दीप शिवम तुम मेरे खिलाफ केस डाल दो, अगले जन्म में मिलेंगे अपन। तो तुम्हारा जो कॉम्पेंसेशन है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन है, वो मुझे देना है कि नहीं, मैंने देना है कि नहीं, मेरे बिजनेस ने देना है कि नहीं, दैट्स डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जजमेंट अगर मेरे फेवर में आया तो आई एम लायबल टू पे, सॉरी आई एम नॉट लायबल टू पे। अगर मेरे खिलाफ गया, आपके फेवर में आया तो आई एम लायबल टू पे। तो आई मे लायबल टू पे, आज तो जजमेंट आया नहीं है ना, तो आज मैं क्या बोलूंगा कि माय बिजनेस मे लायबल टू पे और मे नॉट बी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, व्हिच द बिजनेस मे लायबल टू पे। देना पड़ भी सकता 10 लाख या नहीं भी देना पड़ सकता, डिपेंड करता है कि जजमेंट क्या आता है। समझ गया? तो इतना मैटर हमारा पिछले 3 लेक्चर में हो चुका है, जो आज मैंने रिवाइज करा के दिया। अभी भी अगर आप में से कुछ लोगों को डाउट्स है तो दे कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहां रोकते।
मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज यहाँ रुकते, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। कोरोना से बच के रहिए और मैं भी बच के रहूंगा। चलो टाटा, बाय बाय।